एवरीवन, वेलकम टू जेकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज का अपना जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। नाम है उसका बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। सर आज के लेक्चर में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं। पहली बात मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा क्या होता है ये जानने वाले हैं, और दूसरी बात बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, कहां लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, सारी चीजें जानने वाले हैं। सर ये टॉपिक बड़ा मतलब ऐसा कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, जब हम बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं ना तो चीजें आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन आज मैं आपको बहुत प्यार से इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझाने वाला हूं। सर बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ठीक है। अभी इसको समझने वाले तो उससे पहले हम एक चीज जान लें। भाई क्या जानना है सर, हम इस वक्त जो बीएससी फोर्थ सेम केमिस्ट्री जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक को पढ़ रहे हैं भाई, है ना। और इसमें हमारे पास 8 यूनिट हैं। सर जरूरी नहीं है बीएससी फोर्थ में नहीं है सर, आप तो किसी और सब्जेक्ट में या किसी और कोर्स में, लेकिन आपको पढ़ना है ये टॉपिक है तो आप इजीली पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सर, क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स में हमारे पास ये 8 यूनिट हैं, जिनमें से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स को भी पढ़ चुके हैं। सर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। क्या पढ़ रहे हैं भाई? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और सर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अभी तक कुछ चीजें हम जान चुके हैं। सर क्या जान चुके हैं? अगर हम आपसे कहें ना सर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ये जान चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से वेव प्रोपेगेट करती हैं, वो सारी चीज जान चुके हैं। अगली बात सर रीजन्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में कौन कौन से रीजन होते हैं ये भी जान चुके हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के बारे में लास्ट क्लास में जान चुके थे सर। हमारे इसके आई थिंक 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये हमारा 3rd लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने रीजन्स तक जान लिया था, स्पेक्ट्रम तक। दूसरे लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रोमीटर जान लिया था। नाउ द 3rd क्लास जिसमें हम जानने वाले हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेक्ट्रा की। सर स्पेक्ट्रा ना एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं सर। आप कहेंगे 2 टाइप के कौन कौन से होते हैं, जरा बताएंगे सर? बिल्कुल बताएंगे। अगर हम स्पेक्ट्रा की बात करें तो स्पेक्ट्रा हमारे पास होते हैं सर 2 टाइप के। अच्छा इन दोनों स्पेक्ट्रा के नाम बताएंगे? बिल्कुल सर। जो पहला स्पेक्ट्रा होता है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। एक होता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। सर एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहां से आता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कब मिलेगा? अगर हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करें तो ये केवल एटम्स में मिलने वाला है, और एटम्स में केवल एक ही टाइप का ट्रांजिशन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अगर हम बात करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा की तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा अराइज, भाई ये हमें कहां से मिलता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में कहां से मिलता है, तो हम कहेंगे अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ये हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से मिलता है बिटवीन एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बीच में, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स के बीच में जब हमारा कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जाता है हमारा एक्साइटेड स्टेट पे, तो वहां से जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है सर हम उसको कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूल में चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं सर चेंज। मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर हम बात करें मॉलिक्यूल तो हमारे पास 2 एटम हो या 2 से ज्यादा एटम्स हो, जब वो आपस में कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब उस मॉलिक्यूल में बहुत सारी चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो तो हो गई होगा। मॉलिक्यूल में सर रोटेशन हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है, ट्रांसलेशन हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सर अगर हम बात करें एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, अगर हम इसकी बात करें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की तो हम करेंगे सर अराइज from 3 types of, कितना 3 types of transition। 3 टाइप के ट्रांजिशन से हमें क्या मिलता है भाई? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा मिलता है।
तीन टाइप के ट्रांजिशन है। सर कौन कौन से तीन टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, वो कौन कौन से तीन टाइप के ट्रांजिशन होते हैं? अगर मैं तीनों टाइप के ट्रांजिशन की बात करूं तो सर हमारे पास एक टाइप का ट्रांजिशन होता है, कौन सा? रोटेशनल या वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। कौन सा होता है? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। सर दूसरे टाइप का रोटेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन होता है। सर तीसरा जो होता है हमारे पास वो होता है ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन। सर इनका मतलब क्या होता है अभी हम समझ लेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्राउंडेड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। वाइब्रेशनल में वाइब्रेशन होता है, अभी हम जानेंगे। रोटेशन में चीजें घूमती हैं, किस कंडीशन में घूमते हैं वो भी जानेंगे। ट्रांसलेशन का मतलब है सीधा सीधा चलना फिरना। और सर हमने एक चीज बताई थी, किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। और वो एनर्जी कहां डिपेंड करती है सर? और वो एनर्जी हमारी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे। सर हमने कहा था जैसे रेडियो वेव थी, हम ना लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पहली क्लास में, कि रेडियो वेव जो होती है वो हमारे न्यूक्लियर स्पिन को फ्लिप करती है ना। हमने कहा था सर माइक्रोवेव रोटेशन पैदा करते हैं, तो सर यहाँ रोटेशनल एनर्जी जो होगी ना वो ये माइक्रोवेव की एनर्जी की बात करेंगे हम वहां पर। जहां वाइब्रेशन की बात करते हैं वहां IR रेज की बात करेंगे। जहां हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं वहां पर यूवी और विजुअल रेज की बात करेंगे। तो सर हर स्पेक्ट्रम के हर रीजन की एनर्जी अलग अलग होती है और वो एनर्जी अपना एक पर्टिकुलर काम करती है। तो मॉलिक्यूल में भाई रोटेशन हो या वाइब्रेशन हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो या फिर हमारा क्या हो ट्रांसलेशन हो, सबके लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत होती है। अब बात ये आती है सर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हेल्प करता हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। वो क्या कहता है, अगर सर हमें टोटल एनर्जी चाहिए, मान लीजिए किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी, तो हम यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। क्या लिखेंगे सर? अकॉर्डिंग टू बॉर्न ओपेनहाइमर approximation total energy of, by total energy की बात करेंगे, total energy of the molecule is like या फिर is given। हम इस तरह से लिखते हैं। टोटल एनर्जी की बात करें तो सर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें ई टोटल, अगर हम बात करें भाई ई टोटल का मतलब टोटल एनर्जी, तो वो टोटल एनर्जी जो होगी सर वो एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई मॉलिक्यूल इधर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना, उसके लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो सर वो एनर्जी भी मॉलिक्यूल के अंदर होगी, बिल्कुल होगी। प्लस एनर्जी ऑफ, क्या हम बोल सकते हैं, रोटेशनल एनर्जी। अगर कोई मॉलिक्यूल घूम रहा है तो उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। सर घूमता कैसे, अभी हम बात कर ले रोटेशनल एनर्जी क्या होती है सबके बारे में। रोटेशनल एनर्जी भी चाहिए। सर उस मॉलिक्यूल की कोई ना कोई वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी। सर उस मॉलिक्यूल की कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी। अगर मैं इन सारी एनर्जी को ऐड कर देता हूं, अगर मैं इन सारी एनर्जी को क्या कर देता हूं भाई, ऐड कर देता हूं, सारी एनर्जी को ऐड कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल एनर्जी मिल जाती है, टोटल एनर्जी मिल जाती है। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, एक बार वापस से आते हैं, इधर आओ भाई, इधर आओ, जरा यहां जाइए। और यहां जाने के बाद हमने एक चीज कही थी, अगर हम इधर से इधर जाते हैं सर एनर्जी डिक्रीज होती है। कहा था हमने, बिल्कुल कहा था सर, इधर से इधर जाने पर एनर्जी कम होती है। सर अगर मैं बात करूं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी, या वाइब्रेशन के लिए एनर्जी, या रोटेशन के लिए एनर्जी, सर इन तीनों में एनर्जी सबसे ज्यादा कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वाइब्रेशन एनर्जी उससे कम होगी, रोटेशनल एनर्जी और भी कम होगी, और ट्रांसलेशनल एनर्जी तो बहुत कम होगी। सर ट्रांसलेशनल एनर्जी तो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मली मिल जाती है। सर इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल अगर नॉर्मली है तो वो एनर्जी गेन करके इधर उधर भागता है ना, बिना एनर्जी कैसे भागेगा। तो वो एनर्जी तो हमें नॉर्मली मिल ही जाती है, हमें बाहर से देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो हम ये बोल सकते हैं सर, यहां पर अगर हम यहां बात करें आगे, हम ये बोल सकते हैं सर मेरे पास ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक,
ये हमारे पास चारों टाइप की एनर्जी में से सबसे ज्यादा एनर्जी का अमाउंट कौन सा होता है? तो हम यहां पर कहेंगे विनो क्या कहेंगे भाई? विनो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, या फिर एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल, एनर्जी ऑफ रोटेशनल, एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। सर अगर इनकी बात करें हम, अगर हम इनकी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है वाइब्रेशन से बहुत ज्यादा होती है। सर वाइब्रेशनल एनर्जी रोटेशन से बहुत ज्यादा होती है। सर रोटेशनल एनर्जी ट्रांसलेशनल से बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं इनकी बात करूं भैया, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो जाती है हमारी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। क्या हो जाती है हमारे पास? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये हमारे पास बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इतनी कम एनर्जी रह जाती है हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी। और सर ये अगर रह जाती है कम, तो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि सर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी को हम बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा आपको निकालना है तो उसकी एनर्जी आपको निकालनी है, तो आप ट्रांसलेशनल एनर्जी को छोड़ दीजिए। तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई? हम ये कर सकते हैं भाई साहब, हम ये कर सकते हैं, क्या कहेंगे भाई? हम ये कहेंगे सर, हम ये कहेंगे, देखिए क्या कहेंगे, इसको हटा दे, ठीक। हम ये कहेंगे सर, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, नेग्लेक्ट मान लेंगे, तो फिर हमारे पास अगर हम बात करें सर टोटल एनर्जी, हम क्या कहेंगे? हम टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? यहां से हम बात करें टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगी भाई? ई टोटल जो है वो हमारे पास हो जाएगी सर ई ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस हमारा क्या हो जाएगा? रोटेशनल एनर्जी। ये सब के सम के इक्वल हो जानी है, ये सब के सम के इक्वल हो जानी है। दिस इज द टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन मेथड। सर हमको यहां से हमने ट्रांसलेशनल एनर्जी बहुत कम है इसलिए उसको कर दिया नेग्लेक्ट। अब बात ये आती है सर, ये तो रही एनर्जी की बात। जब हम स्पेक्ट्रा की स्टडी करते हैं ना, तो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन और रोटेशनल को सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, है ना? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इनके बीच में भाई एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहां पर लिख देंगे, हम लिख देंगे यहां पर ड्यू टू हाई एनर्जी डिफरेंस, ड्यू टू हाई एनर्जी डिफरेंस, all the transition can be studied या फिर हम बोल सकते कैन बी ट्रीटेड सेपरेटली। इनको हम सेपरेटली अलग अलग इनको ट्रीट कर सकते हैं, अलग अलग इनको पढ़ सकते हैं, अलग अलग इनको स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग होती है, वाइब्रेशनल अलग होती है, रोटेशनल अलग होती है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास ना कुछ इस टाइप के कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलता है, कुछ इस टाइप के ग्राफ देखने को मिले बुक में, या कुछ इस टाइप के ग्राफ देखने को मिले। हमें ये समझ में नहीं आते सर, आज समझ में आएंगे, अभी हम बताने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये जान लीजिए सर, आपने ये कहा कि हमारे पास में जैसे ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, या वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी है। ये एनर्जी क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की। देखो मैंने लिख रखा है, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सुन लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास में दो एनर्जी स्टेट होती है। जैसे मान लीजिए एक एनर्जी स्टेट ये है, दूसरा एनर्जी स्टेट ये है। दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है और मैंने यहां पर कोई भी क्या डाला भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी मैंने यहां पर डाली है ना? तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनर्जी को गेन करेगा
एनर्जी को गेन करने के बाद ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। सर जो एनर्जी यहां पर इस ट्रांजिशन के लिए यूज होती है, इसके साथ एसोसिएटेड होती है, उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जरा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल टू एन एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। और जब ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो उसके साथ जो भी एनर्जी रिलेटेड होती है, एसोसिएटेड होती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। आई होप इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का फंडा समझ में आया होगा। अगली बात करते हैं सर वाइब्रेशनल एनर्जी का। वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है? वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी में जरा देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है वाइब्रेशनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब कहने का क्या है, मतलब अगले वाला भी पढ़ो। ड्यूरिंग वाइब्रेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। सर वाइब्रेशन आपने देखा है, वाइब्रेशन को ऐसे समझने की कोशिश करता है, वाइब्रेशन को ऐसे समझने की कोशिश करता है जैसे हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास बॉन्ड है, ये हमारे पास दो एटम है। अब ये दोनों एटम वाइब्रेशन के थ्रू पास पास भी आ सकते हैं, दूर दूर भी जा सकते हैं, पास दूर। तो इस तरह से अगर ये करते हैं तो इससे हम बोलते हैं वाइब्रेशन। मतलब आपने कभी स्प्रिंग को देखा होगा, है ना, स्प्रिंग को देखा हो, अगर आप खींच दो, अगर आप किसी भी स्प्रिंग को खींच दो तो और छोड़ने पर तो वो क्या होती है, कुछ इस तरह से वाइब्रेट करती है, कुछ इस तरह से क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अगर मैं स्प्रिंग को ऐसी जगह फिक्स कर दूं कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज ना हो, मतलब ना तो स्प्रिंग इधर जा रही है ना इधर जा रही है, उसके एंड्स जा रहे हैं, एंड पास आ रहे हैं, एंड्स जा रहे हैं, एंड पास आ रहे हैं, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां है वहीं का वहीं रहे। सर उस टाइप के मोशन को कहते हैं वाइब्रेशन मोशन, और वहां उस मोशन के लिए एसोसिएटेड एनर्जी इज नोन एज वाइब्रेशनल एनर्जी। और सर ये अगला पॉइंट हमने यहां पर लिख रखा, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स एनर्जी होती है, ना तो ज्यादा ना कम, जितना अमाउंट हो उतना ही। सर ये तीनों ही क्वांटाइज्ड होती है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे रोटेशनल एनर्जी। क्वांटाइज का मतलब ऐसे समझ सकते हो, क्वांटाइज का मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई बच्चा है घर में और उसने कहा कि मेरे को 10 रुपए चाहिए, उसने कहा मेरे को 10 रुपए चाहिए। आप कह रहे हो ठीक है भाई, मेरे पास 10 का नोट नहीं है, मेरे पास 5 का है, तो 5 का ले ले, वो करना। मेरे को 10 का चाहिए, 8 रुपए ले ले ना, 9 रुपए ले ले ना, चल 20 का मेरे पास 20 ले ले ना। वो ना 20 लेगा, ना 9 लेगा, ना 12 लेगा, ना 11 लेगा, ना 8 लेगा। उसने बोला 10 मतलब 10। कहने का मतलब है कि जितना डिफरेंस होता है उतनी ही एनर्जी चाहिए, ना तो इससे कम चाहिए ना इससे ज्यादा चाहिए। सर इस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये भी हमारे पास क्या होती है, क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। क्या होती है हमारे पास? क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। सिमिलरली हमारे पास वाइब्रेशन के थ्रू जो भी एनर्जी होती है वो भी हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक में ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट होते हैं, वैसे ही हमारा वाइब्रेशन में भी हम बोल सकते हैं कि सर ये हमारे पास में स्टेट बना लिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया वाइब्रेशनल का, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट हो गया वाइब्रेशन, या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स बन गए हमारे। सर हम बात करें रोटेशनल एनर्जी की। रोटेशनल एनर्जी क्या? रोटेशन का मतलब घूमना। सर घूमना क्या होता है? रोटेशन दो चीजें होती हैं, एक तो चक्रण और एक रोटेशन। एक होता है सर चक्रण और एक होता है रोटेशन। इसको समझने की कोशिश करता है। सपोज ये मेरे पास एक हम बोल सकते स्टिक है और ये आपको सबको दिखाई दे रही होगी। इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूं या स्पिन क्या कर रहा हूं, स्पिन कर रहा हूं। स्पिन का मतलब चक्रण। अगर मैं इसको इसकी एक्सिस पर, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो मेरे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं प्रिंसिपल एक्सिस के साथ प्रिंसिपल एक्सिस पर इसको क्या करता हूं, मैं घुमा रहा हूं, तो इसको हम बोलते हैं स्पिन। क्या बोलेंगे इसको? स्पिन बोलते हैं। अब रोटेशन क्या होता है सर? अगर मैं इसके सेंटर को पकड़कर इसको इस तरह से घुमा दूं या फिर इसको इस तरह से घुमा दूं, तो सर इसको बोला जाता है रोटेशन। इट्स नॉट, ये रोटेशन नहीं है, इसको हम स्पिन बोलते हैं। जैसे मैं अपनी जगह पर इस तरह से घूम रहा हूं, दिस इज स्पिन, और मुझे उठा के कोई ऐसे ऐसे घुमा दे, रोटेशन। तो मतलब कहने का यह है रोटेशनल एनर्जी अराइज व्हेन द मॉलिक्यूल रोटेट
about an axis perpendicular to the internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर अगर कोई मॉलिक्यूल घूम रहा है उससे हम रोटेशन कहते हैं. एंड द पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मॉलिक्यूल. और जो को एक्सिस कहां होगी, एक्सिस होगी बिल्कुल उसके सेंटर में, जहां पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, दोनों तरफ का वेट इक्वल हो जाता है ना. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू अगर हम कोई एक्सिस डालते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो उसके साथ जो भी एनर्जी होती है दैट इज रोटेशनल एनर्जी. उसको भी हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी. आई होप इतनी बात समझ में आई. सर किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स भी होते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स भी होते हैं, रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स भी होते हैं. जरा इनको ना अब हम समराइज करके समझने वाले हैं ग्राफ से. सर किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करें तो जैसे हमने ये कहा था, जैसे क्या कहा था सर, हमने ये कहा था कि हमारे पास से एक ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है. सर इस ग्राउंड स्टेट में ना, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक का ग्राउंड स्टेट है ना, इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स होते हैं. क्योंकि हमको पता है भाई जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, वाइब्रेशन का बहुत कम, उससे रोटेशन का और भी कम. तो मतलब कहने का ये है, जरा सोचिए भाई, इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट यानी n=1 ये ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट n=2 ये ले लिया. कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है. तो सर इस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में बहुत सारे मल्टीपल वाइब्रेशनल स्टेट होते हैं. जैसे ये वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट होते हैं विच इक्वल टू 0 1 2 3 4 5. इसी तरह से इसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से इसमें बढ़ते जाएंगे, इसमें भी बढ़ते चले जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में बहुत सारे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं. जरा इसको और थोड़ा सा जूम करके देखें, अगर इसको और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से नजर आएगा. कैसे नजर आएगा सर, ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये दूसरी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है. अब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में एक से ज्यादा हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट है. अगर आप वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को और जूम करोगे कुछ इस तरह से दिखेगा. यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको, यहां देखिए, यहां आपको एक चीज दिखाई दे रही है v=0. मतलब ये एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसके अंदर और बहुत सारे क्या होंगे, रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं. इसके अंदर और बहुत सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा होते हैं. ये आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपको मिलेंगे, जब इसको जूम करोगे तो कुछ इस टाइप से दिखेंगे. नहीं आ रही समझ? कहने का मतलब ये है, जरा देखिए यहां पर, कहने का मतलब ये है कि जैसे मेरे पास में अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये ले लिया मैंने, ये है मेरे पास n=, थोड़ा सा छोटा हो गया, जरा अभी समझिए, ये एक स्टेट है, दूसरा ये एक स्टेट है. आगे अभी समझाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, फिक्र ना करो. काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसी को ले लेते हैं. जरा देखिए ध्यान से चल लेना भाई. एक्चुअल में मैंने ये कहा है जो मेरे पास में ये ना, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गया. ये मान लीजिए n=0 n=1 से जा रहा है n=2 में. ये मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हो गई. अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को किसी को भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, जैसे मैंने यहां पर दिखाया था आपको, कहां दिखाया था, ये वाला, हमने कहा सर ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है. तो वही चीज मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक्चुअली मेरा क्या है, ये मेरा ग्राउंड स्टेट है और ये मेरा एक्साइटेड स्टेट है. अगर आप इसको जूम करने की कोशिश करो, आपको कुछ इस तरह से मल्टीपल स्टेट्स यहां पर देखने को मिलेंगे. सर यहां पर मल्टीपल स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे. ये ग्राउंड स्टेट में आप यहां देखोगे, ये है मेरा, क्या है मेरा, v=1 या फिर v=0 होता है पहले, v=0, v=1, v=2, v=2
2 मतलब ये इनके एक ग्राउंड स्टेट में ही, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे वाइब्रेशनल स्टेट होते हैं। और किसी एक वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में देखोगे आप, किसी एक वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट में देखोगे तो वहां पर बहुत सारे क्या होंगे, रोटेशनल एनर्जी स्टेट्स होते हैं। तो कहने का मतलब मैंने आपको बताया था। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखना भाई, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है हमारे पास, उसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। देखिए ये होगी मेरे पास, ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है हमारी, ठीक है। अब दूसरी बात ये देखिए भाई, यहां इन दो स्टेट्स के बीच की एनर्जी को देखूं सर, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये हो जाएगी हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी। क्या हो जाएगी मेरे पास, वाइब्रेशनल एनर्जी। और इसी तरह से अगर मैं यहां पर देखता हूं, इन दो के बीच में यहां देखता हूं, तो इसको बोलेंगे हम रोटेशनल एनर्जी। भाई आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो मैंने ये कहा था इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी वाइब्रेशन के कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा होती है और रोटेशनल एनर्जी से ज्यादा हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, और ट्रांसलेशनल एनर्जी बहुत कम हो जाती है, जो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा एक्चुअली क्या होता है और बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है ना। तो ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद हम एक चीज और आपको बता दें, अगर आपको ये समझ में नहीं आया सर ये वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कैसे है, रोटेशन कैसे है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट किया ही नहीं। अभी तो हमने केवल अप्रोक्सीमेशन मेथड बताया कि होता क्या है, क्योंकि अब तो हमारी कहानी स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद कहानी, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ना है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम डिटेल में पढ़ना है, तो ये एनर्जी स्टेट्स क्या है ये तो हम जान लेंगे किस तरह से होते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे जो बताना था मैं बता चुका हूं। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो सर ये चीजें थोड़ी सी दिक्कत कर रही हैं, तो मैं अगले आने वाले लेक्चर में उन चीजों को क्लियर करेंगे। वैसे हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो या किसी सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, हर टाइप के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। फिलहाल के लिए लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बस एक चीज की उम्मीद करना चाहूंगा आपसे, उम्मीद ही कर सकता हूँ, वो तो करना ना करना आपके ऊपर है, कि लेक्चर को जितना हो सकता है वहां तक शेयर कर दीजिए भाई। जिन लोगों को इस चीज की जरूरत है, जरूरी नहीं कि आप बीएससी 4 सेम वाले बच्चों को भेजें, अगर बीएससी से अदर बच्चे हैं, चाहे वो आप किसी भी आईटी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सर सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये सब, है ना। तो चलिए फिर कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।